आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है पार्ट नंबर 5 है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। फिर है स्मरणीय बिंदु। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के अतिरिक्त सरकार भी होती है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ वस्तुएं जिन्हें सार्वजनिक वस्तुएं कहते हैं जैसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षा, सड़क, लोक प्रशासन, निजी वस्तुओं जैसे कपड़े, कार, खाद्य पदार्थ से भिन्न होती हैं और इनकी प्राप्ति बाजार तंत्र से नहीं हो सकती, अर्थात व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच व्यवहार से नहीं हो सकती। इसके लिए सरकार की आवश्यकता होती है। सरकार अपनी कर व नीति के द्वारा आय को इस प्रकार से वितरण करने का प्रयास करती है जो समाज के द्वारा उचित माना जाता है। सार्वजनिक और निजी वस्तुओं में दो मुख्य अंतर है। प्राथमिक सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ किसी उपभोक्ता विशेष तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका लाभ सबको मिलता है। किंतु किसी निजी वस्तुओं के मामले में ऐसा नहीं होता। ऐसे उत्पादों का उपभोग कई व्यक्तियों के द्वारा होता है और ये प्रतिस्पर्धी नहीं होते, क्योंकि एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की उपभोग को कम किए और बगैर इनका भरपूर उपयोग कर सकता है। भुगतान नहीं करने वाले उपभोगकर्ताओं को सार्वजनिक वस्तुओं के उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए सार्वजनिक वस्तुओं पर शुल्क लगाना कठिन अथवा असंभव होता है। इसे ही मुक्तखोरी की समस्या कहते हैं। सरकारी बजट का अर्थ है बजट आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का मदवार विवरण होता है। दूसरे शब्दों में इसमें विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत होने वाले प्रत्याशित व्यय और व्यय के लिए साधन जुटाने के प्रस्तावित स्रोतों का ब्यौरा होता है। बजट के दो भाग होते हैं, प्राप्तियां व्यय। फिर इसमें आएगा बजट के मुख्य तीन कारक निम्नलिखित हैं। यह सरकार की प्राप्तियों और व्यय के अनुपातों का विवरण होता है। बजट अनुमानों की अवधि सामान्यतः 1 वर्ष होती है। व्यय की मद और आय के बचत स्रोत सरकार की नीतियों और लक्ष्यों के अनुरूप रखे जाते हैं। बजट लागू करने से पहले इसे संसद अथवा विधानसभा या अन्य प्राधिकरण द्वारा पास करवाने आवश्यक होता है। बजट के उद्देश्य महत्व। फिर इसमें आएगा आर्थिक विकास की गति को तेज करना। सरकार बजट के नए अवसर निर्माण करके और गरीबों को अधिक से अधिक सामाजिक लाभ देकर गरीबी और बेरोजगारी दूर कर सकती है। आय में विषमता दूर करना, आय का पुनः वितरण, संसाधनों के उचित आवंटन, आर्थिक स्थिरता, सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध तथा वित्तीयन। बजट के अपव्यय या घटक। बजट को दो भागों में बजट राजस्व और बजट पूंजीगत में बांटा जाता है। राजस्व बजट में सरकार की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां और इनके द्वारा पूरे किए गए खर्चों का विवरण होता है। राजस्व प्राप्तियों में दोनों कर और गैर कर प्राप्तियां शामिल की जाती हैं। पूंजीगत बजट में सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतानों का विवरण होता है। सरकार बजट, राजस्व बजट, फिर इसमें राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, यह पूंजीगत बजट, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। बजट को दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट है बजट प्राप्तियां। इससे तात्पर्य एक वित्तीय वर्ष की अवधि में सरकार की सभी स्रोतों से अनुमानित मौद्रिक प्राप्तियों से है। बजट प्राप्तियों को निम्न दो उप वर्गों में बांटा जा सकता है, राजस्व प्राप्तियां तथा पूंजीगत
प्राप्तियाँ। बजट व्यय इससे तात्पर्य एक वित्तीय वर्ष की अवधि में सरकार द्वारा विभिन्न मदों के ऊपर की जाने वाली अनुमानित व्यय से है। बजट व्यय को निम्न दो मुख्य उप वर्गों में बांटा जाता है: राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय। व्यय बजट प्राप्तियों के भाग। यह राजस्व प्राप्तियाँ कर राजस्व, प्रत्यक्ष कर, आयकर, निगम कर, फिर इसमें आ जाएगा संपत्ति कर, फिर इसमें आ जाएगा अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर, सेवा कर, मनोरंजन कर। गैर राजस्व व्यावसायिक राजस्व, ब्याज प्राप्तियाँ, लाभ और लाभांश, अनुदान, फीस, लाइसेंस फीस, फिर इसमें आ जाएगा जुर्माना, चीट, पूंजीगत प्राप्तियाँ, उधार एवं अन्य देयता, ऋण की वसूली, विनिवेश। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिस पर वह कानूनी रूप में लगाया जाता है। इस कर का आभार अन्य व्यक्तियों पर नहीं टाला जाता। उदाहरण: आयकर, संपत्ति कर। अप्रत्यक्ष कर में आएगा, अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो लगाए तो किसी एक व्यक्ति पे जाते हैं, किंतु इसका आंशिक या पूर्ण रूप से भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को करना पड़ता है। इस कर का भार अन्य व्यक्ति पर टाला जा सकता है। उदाहरण: बिक्री कर, मूल्य वृद्धि कर, वैट। राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर। राजस्व प्राप्तियाँ वे सरकारी प्राप्तियाँ हैं जिनसे देनदारियाँ उत्पन्न नहीं होती या फिर परिसंपत्तियाँ कम नहीं होती। फिर इनसे ना तो सरकार की देनदारी बनती है और ना ही सरकार की परिसंपत्ति कम होती है। राजस्व प्राप्तियों को फिर दो श्रेणियों कर राजस्व और गैर कर राजस्व में बांटा जाता है। पूंजीगत प्राप्तियाँ वे सरकारी प्राप्तियाँ जिनसे ऋण वापस करने की देनदारियाँ बढ़ती है या जिनसे परिसंपत्तियाँ कम होती हैं। उधार लेने से देनदारियाँ बढ़ती हैं, जबकि उधार देने से परिसंपत्तियाँ बढ़ती हैं। पूंजीगत प्राप्तियों को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है: ऋणों की वसूली, विनिवेश और आंतरिक व विदेशी ऋण। राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों में मुख्य अंतर यह है कि राजस्व प्राप्तियों में सरकार भविष्य में पैसा वापस करने के लिए बाध्य नहीं है, जबकि पूंजीगत प्राप्तियों में सरकार ब्याज सहित उधार ली गई राशि वापस करने के बाध्य है। सरकारी व्यय का अर्थ वर्गीकरण। सरकारी व्यय में आज से सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत किए जाने वाले अनुमानित व्यय से है। राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां की भांति बजट व्यय भी 2 किस्मों का है: राजस्व व्यय और फिर पूंजीगत व्यय नीचे घटकों सहित दिखाया गया है। बजट सरकारी व्यय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय जो न परिसंपत्ति बनाए और न ही देनदारी कम करे। घटक: आय, ब्याज की अदायगी, फिर वेतन व पेंशन का भुगतान, अनुदान व आर्थिक सहायता, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं, रक्षा सेवाएं व्यय। पूंजीगत व्यय जो परिसंपत्ति बनाए या देनदारी कम करे। घटक: सड़कों, पुलों, भवनों का निर्माण, भूमि तथा मशीनरी की खरीद, शेयरों में निवेश, राज्यों और निवेश सरकार को ऋण इसमें आएगा ऋणों की अदायगी। फिर राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर है। जिस व्यय से
फर्स्ट, ना तो परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और सेकंड, ना ही देनदारियों में कमी आती है, उसे राजस्व व्यय माना जाता है। सामान्यतः राजस्व व्यय से प्रत्यक्ष किसी संपत्ति का सृजन नहीं होता। राजस्व व्यय के उदाहरण सरकारी कर्मचारियों के वेतन के लिए गए ऋण पर ब्याज की अदायगी, पेंशन, आर्थिक सहायता अनुदान, ग्रामीण विकास, शिक्षा व स्वास्थ्य तथा रक्षा सेवाएं आदि हैं। जिस व्यय के फलस्वरूप फर्स्ट परिसंपत्तियों का निर्माण हो या सेकंड देनदारियों में कमी आए, वह पूंजीगत व्यय माना जाता है। इसमें फर्स्ट भूमि, इमारतों, मशीनरी, उपकरण आदि जैसे पूंजीगत परिसंपत्तियों की प्राप्ति पर व्यय फिर है शेयरों की खरीदारी पर व्यय और राज्यों व केंद्र शासित सरकार तथा सरकारी कंपनियों को दिए गए ऋण शामिल किए जाते हैं। पूंजीगत व्यय में राज्य सरकारों, संघ राज्यों, क्षेत्रों की सरकारों, सार्वजनिक उद्यमों और विदेशी सरकारों को दिए गए व्यय अग्रिम तथा शेयरों में निवेश भी शामिल होते हैं। योजना व्यय और गैर योजना व्यय में अंतर। इससे अभिप्राय उस अनुमानित व्यय से है जिसे चालू पंचवर्षीय योजना में शामिल परियोजना और कार्यक्रमों के लागू करने पर खर्च करने का प्रावधान बजट में किया गया है। बजट में ऐसे खर्चों का प्रावधान योजना व्यय कहलाता है। चालू पंचवर्षीय योजना से संबंधित व्यय को छोड़कर सरकार के अन्य सब व्यय गैर योजना व्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में गैर योजना व्यय ऐसे सार्वजनिक व्यय को कहते हैं जिनके विषय में योजना प्रस्तावों में कोई प्रावधान नहीं होता। विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय में अंतर। ऐसे कार्यों पर व्यय जिनका देश के आर्थिक व सामाजिक विकास से प्रत्यक्ष संबंध होता है, विकासात्मक व्यय कहलाता है। जैसे कृषि औद्योगिक विकास, शिक्षा, चिकित्सा, ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से संबंधित क्रियाओं पर व्यय विकासात्मक व्यय कहलाता है। सरकार की बचत, सामान्य सेवाओं पर व्यय गैर विकासात्मक व्यय कहलाता है। उदाहरण प्रशासन, कानून व्यवस्था, पुलिस, जेल, न्यायाधीशों, कर वसूली, पेंशन, अकाल सहायता, अनाज और कपड़ों पर आर्थिक सहायता आदि पर व्यय गैर विकासात्मक व्यय कहलाता है। सरकार का बजट, जिसमें सरकार के अनुमानित प्राप्तियां सरकार के अनुमानित व्यय के बराबर दिखाई गई हो, संतुलित बजट कहलाता है। संतुलित बजट, अनुमानित प्राप्तियां बराबर अनुमानित व्यय। जब बजट में सरकार की प्राप्तियां सरकार के खर्चों से अधिक दिखाई जाती है तो बचत को बजट कहते हैं। सांकेतिक रूप में बजट बराबर है अनुमानित सरकारी प्राप्तियां ग्रेटर देन अनुमानित सरकारी व्यय। फिर इसमें आएगा जब बजट में सरकारी व्यय सरकारी प्राप्तियों से अधिक दिखाया जाता है तो उस बजट को घाटे का बजट कहते हैं। घाटे का बजट बराबर अनुमानित सरकारी प्राप्तियां लेस देन अनुमानित सरकारी व्यय। बजट घाटा, ये घाटे से अभिप्राय सरकार के कुल व्यय का कुल प्राप्तियों से अधिक होने से है। बजट घाटा बराबर कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, बजटीय घाटे के माप। राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां। राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय उधार के बिना कुल प्राप्तियां। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। राजस्व घाटे से अभिप्राय सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में
राजस्व व्यय के अधिक अधिक होने से है। सूत्र के रूप में राजस्व घाटा बराबर है कुल राजस्व घाटा माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां। राजस्व घाटा सरकार की अपबचतों को दर्शाते हैं, क्योंकि इस घाटे को सरकार अपनी पूंजीगत प्राप्तियों से उधार लेकर या अपनी परिसंपत्तियों बेचकर पूरा करती है, क्योंकि सरकार अपने अधिक उपभोग व्यय को मुख्यतः पूंजी खाते के उधार लेकर पूरा करती है। इसलिए अस्फीतिकारी स्थिति उत्पन्न होने का भय बना रहता है। राजस्व घाटे के प्रभाव सरकार की भावी देनदारियों में वृद्धि करता है। यह सरकार के अनावश्यक व्ययों की जानकारी देता है। यह ऋणों के बोझ को बढ़ाता है। राजकोषीय घाटा में आएगा। राजकोषीय घाटे का अर्थ सरकार के कुल व्यय का उधार रहित कुल प्राप्तियों से अधिक हो जाने से है। दूसरे शब्दों में राजकोषीय घाटा माइनस कुल व्यय की उधार रहित प्राप्तियों पर अधिकता है। सूत्र के रूप में राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस उधार के बिना कुल प्राप्तियां बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां माइनस उधार रहित पूंजीगत प्राप्तियां। इससे स्फीतिकारी स्थिति पैदा होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि घाटे को पूरा करने के लिए सरकार आरबीआई से ऋण लेती है, जिसके लिए आरबीआई नए नोट छापता है। राजस्व अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ने से इस कीमतों के बढ़ने की स्थिति पैदा हो जाती है। विदेशों से ऋण लेने के कारण विदेशों पर निर्भरता बढ़ जाती है, जिससे उधार देने वाले देशों का भारत में आर्थिक व राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाता है। यह हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। जैसे सरकार द्वारा लिए गए ऋण की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे भविष्य में बढ़ते ब्याज के साथ ऋण वापस करने की देनदारी भी बढ़ती जाती है, और तो अंत में यह ऋण कुचक्र या फंदे का रूप कर लेता है। राजकोषीय घाटे के प्रभाव यह मुद्रास्फीति को बढ़ाता है। देश ऋण जाल में फंसा जाता है। फिर यह देश के भावी विकास तथा प्रगति को कम करता है। प्राथमिक घाटे को राजकोषीय घाटा ब्याज अदायगी के रूप में परिभाषित किया जाता है। फिर इसमें दूसरे शब्दों में यह राजकोषीय घाटा और भुगतान किए जाने वाले ब्याज का अंतर है। सूत्र के रूप में प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। प्राथमिक घाटा बराबर उधार के उस भाग को दर्शाता है जो राजस्व कर व्यय अधिक होने के कारण लेना पड़ता है। प्राथमिक घाटे का प्रभाव इससे पता चलता है कि भूतपूर्व नीतियों का भावी पीढ़ी पर क्या भारत पड़ेगा। शून्य या प्राथमिक घाटे से अभिप्राय है कि सरकार पुराने ऋणों का ब्याज चुकाने के लिए उधार लेने को मजबूर है। फिर यह ब्याज अदायगी कारी। फिर शून्य या प्राथमिक घाटे से अभिप्राय है कि सरकार पुराने ऋणों पर ब्याज चुकाने के लिए उधार लेने को मजबूर है। यह ब्याज अदायगी रहित राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार की उधार जरूरतों को दर्शाता है।